अन्य हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां पर हम लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की कुछ प्रमुख रिपोर्ट्स को। और पहले हम बात करने वाले हैं एमका के बारे में, जहां पर एमका का जो करंट स्टेटस है वो जारी कर दिया गया है। और ये स्टेटस हम सबको चौंकाने वाला है। देखिए, भारत का सबसे महत्वाकांक्षी फाइटर जेट प्रोग्राम एमका अब एक ऐसे चरण में पहुंच चुका है जहां पर अब वापसी संभव नहीं है। और अब हमें सिर्फ प्रोटोटाइप ही देखने को मिलेगा। 15,000 करोड़ रुपए का निवेश, हजारों इंजीनियर्स की मेहनत और एक सपना कि भारत अपना फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जल्दी से जल्दी बना सके। लेकिन सवाल ये यहाँ पर उठता है कि क्या एमका सच में जमीन पे उतरने वाला है, या ये भी एक हाइप है जो आडा की तरफ से क्रिएट करी गई है। आइए समझते हैं पहले पूरे मामले को। देखिए, अब तक एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सिर्फ कॉन्सेप्ट डिजाइन पे ही था और हम लोग ये मान के चल रहे थे कि वो शुरुआती मॉडलिंग में है। लेकिन अब अप्रैल 2026 तक ये कंफर्म हो चुका है कि ये प्रोग्राम ऑफिशियली डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग फेज में एंटर कर चुका है। इसका मतलब ये है कि अब सिर्फ डिजाइन नहीं बन रहा, बल्कि ये तय हो रहा है कि एयरक्राफ्ट एक्चुअली कैसे बनेगा। ये पूरा काम हो रहा है 1500 करोड़ रुपए के FSED यानी फुल स्केल इंजीनियरिंग डेवलपमेंट के तहत, जैसे 2024 में अप्रूवल मिला था। यहाँ पर फोकस किया जा रहा है कि डिजिटल मॉडल को एक रियल और उड़ने लायक एयरक्राफ्ट में बदला जाए। इस फेज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है SIDD यानी सिस्टम्स इंस्टॉलेशन डिजाइन डिटेल डिजाइन। ये 24 महीने का एक प्रोसेस है और इसे आप एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग का हैवी लिफ्टिंग कह सकते हैं। आइए समझते हैं कि इसमें होता क्या है। बेसिकली इसमें एयरक्राफ्ट के हर कंपोनेंट की जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो तय होती है। हजारों पार्ट्स को एक साथ फिट किया जाता है। डिजिटल मॉकअप जो होता है उसको फाइनल इंजीनियरिंग लेआउट में बदला जाता है। यहाँ पर एरोडायनेमिक्स, एवियोनिक्स और स्टेल्थ तीनों को बैलेंस करना पड़ता है। एक छोटी सी भी गलती बाद में करोड़ों का नुकसान करवा सकती है। अब एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में बहुत सारे इंजीनियरिंग चैलेंजेस भी है। और इसका मतलब ये है कि एमका स्टेल्थ फाइटर एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट तो है, लेकिन ये एक इंजीनियरिंग नाइटमेयर भी है। इसमें कुछ बड़े चैलेंजेस हैं, जैसे कि लिमिटेड इंटरनल स्पेस हो गई। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में वेपन्स बाहर नहीं होते, सब कुछ अंदर फिट करना होता है, ये चीज़ देखनी होती है। फिर सर्पेंटाइन एयर इनटेक्स हो गए, जैसे इंजन को रेडार से छुपाने के लिए तो जो ट्विस्टेड एयर डक्ट्स है वो यूज़ किए जाते हैं। और इससे इंटरनल जो राउटिंग है वो और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। इसके अलावा माइक्रोमीटर लेवल की जो प्रिसीजन है वो ज़रूरी होती है। हर कंपोनेंट को एक्सट्रीमली प्रिसाइज पोजीशन में रखना ज़रूरी होता है, और एक छोटी सी गलती भी एयरक्राफ्ट को रडार में विजिबल बना सकती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक इंजीनियरिंग चैलेंज है, जिसको काफ़ी बारीकी के साथ करना पड़ता है। इसीलिए जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, इसको लेकर हमेशा कहा जाता है कि इसको बनाने में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। मतलब ये कि डिज़ाइन, फिजिक्स, स्टेल्थ जो है ये सब मिला के चलेंगे तभी एक परफेक्ट बैलेंस बनेगा। अब यहाँ पर यही तो चीज़ काफ़ी नहीं है, हमें इंटरनल सिस्टम और इंटीग्रेशंस भी देखने को पड़ते हैं। जैसे कि एयरक्राफ्ट के अंदर के जंगल की बात अगर हम करें तो उसपे हमें वायरिंग हार्नेस देखने को मिलती है। फ्यूल पाइपलाइंस हो गई, हाइड्रोलिक सिस्टम हो गए, इन सब को एयरक्राफ्ट के अंदर ऐसे रूट करना होता है कि स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, हीट मैनेजमेंट सही रहे, मेंटेनेंस पॉसिबल रहे और स्टेल्थ प्रॉपर्टीज़ बनी रहे। ये लिटरली एक 3D पजल है जिसमें हर पीस काफ़ी क्रिटिकल होता है। और LRU डिज़ाइन भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। LRU यानी कि लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स जो है, ये वो कंपोनेंट्स हैं जो जिन्हें फील्ड में जल्दी रिप्लेस किया जा सकता है। लेकिन एमका में इनके जो माउंट्स हैं, डिज़ाइन है, उनको करना आसान नहीं है। हाई जी फोर्स को सहना हो गया, वाइब्रेशन एब्जॉर्ब करना हो गया, प्रिसाइज अलाइनमेंट मेंटेन करना हो गया। और सबसे बड़ी बात, इनका प्लेसमेंट स्टेल्थ सिग्नेचर को अफेक्ट भी करता है। मतलब कि एक ब्रैकेट भी स्टेल्थ डिज़ाइन का हिस्सा बन जाता है। तो इन सारे चैलेंजेस का सामना इस समय किया जा रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जितनी भी इसमें संगत संस्थाएं हैं जो इस काम को पूरा कर रही हैं, वो कॉन्फिडेंट हैं कि इस काम को वो एक रिकॉर्ड समय में पूरा कर सकते हैं, और जो टाइमलाइन सामने रखी गई है उस पर वो बने रह सकते हैं। अब अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो अपडेटेड टाइमलाइन ये कहती है कि 2026 से 28 तक जो डिटेल्ड इंजीनियरिंग और डिज़ाइन वर्क है वो चलेगा। 2028 से 29 के बीच में जो पहला प्रोटोटाइप है उसको रोल आउट करने का टारगेट रखा गया है, और उसके बाद जो पहली उड़ान है वो आयोजित करी जाएगी। आपको बता दें कि यहाँ पर एक वार्निंग भी है कि अगर 2028 तक डिज़ाइन जो है फ्रीज नहीं हुआ तो पूरा प्रोग्राम डिले हो सकता है। इसीलिए SIDD फेज को कहा जाता है स्केड्यूल गेटकीपर। अब इस बार भारत जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉशियस है अपने प्रोग्राम को लेकर, क्योंकि हम पहले से जो डिले है वो मार्क 1 प्रोग्राम, मार्क 1 अल्फ़ा में देख चुके हैं। तो यहाँ पर भारत एक नया मॉडल अपना रहा है। आडा अकेले काम नहीं करेगा,
प्राइवेट कंपनियों को भी शामिल किया जाएगा ताकि काम जो है वो रफ्तार से पूरा हो, जैसे कि टाटा, लार्सन टोब्रो और जो एमएसएमईज़ हैं वो भी यहाँ पर प्रॉपर सपोर्ट करेंगी। इनको अलग-अलग वर्क पैकेज दिए जा रहे हैं, जैसे कि ब्रैकेट डिज़ाइन हो गया, सिस्टम रूटिंग हो गई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गई, ये सब इनको बाँटे जा रहे हैं। इसका फ़ायदा ये है कि डेवलपमेंट फास्ट होगा, पैरेलल वर्क चलेगा और इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम तैयार होगा। यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हमारे लिए सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं है, ये भारत के एरोस्पेस फ्यूचर का एक फाउंडेशन है, जहाँ पर हमारा गोल है कि 200 से ज़्यादा जो विमान है, इनको प्रोडक्शन में लाया जाएगा, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिफेंस इकोसिस्टम तैयार होगा, इम्पोर्ट डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी और सबसे खास बात यह है कि मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम अभी से तैयार किया जा रहा है ताकि बाद में प्रोडक्शन में डिले ना हो। इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे एक हिडन हीरो भी है जो है पीएलएम, यानी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ बेसिकली आपको बता दें कि यहाँ पर डिजिटल मॉडल्स डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे, जिससे एरर्स कम होंगे और टाइम और कॉस्ट दोनों बचेंगे। और इसे कहा जाता है डिजिटल थ्रेड। यानी एमका की तैयारियां जोरों पर हैं और बहुत जल्दी हमें गुड न्यूज़ मिलने वाली है। हमारे अगली बड़ी अपडेट डीआरडीओ को लेकर आ रही है। डीआरडीओ ने फाइनली स्ट्राइकर स्लेयर को लॉन्च कर दिया है। आपने हाल ही में सुना होगा कि स्ट्राइकर को अब जो भारतीय सेना में इसके शामिल होने की संभावनाएं थी उससे बाहर कर दिया गया है। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एडवांस आर्मर्ड प्लेटफॉर्म जो है, जिसमें ट्रैक्ड और व्हील्ड वेरिएंट शामिल हैं, उनको पेश किया है। इन्हें व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट यानी वीआरडीई ने डिज़ाइन किया है और विकसित किया है, और इनका लॉन्च 25 अप्रैल 2026 को महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में हुआ। इसका उद्घाटन डीआरडीओ चेयरमैन डॉक्टर समीर बी कामत सर ने किया। अगर हम इस प्लेटफॉर्म की खासियतों की बात करें तो पहले शुरुआत करते हैं फायर पावर से। इसमें हमें 30 mm जो क्रूलेस टर्रेट है वो देखने को मिलती है। 7.62 mm की पीकेटी मशीन गन देखने को मिलती है। इसके अलावा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स कैरी करने की क्षमता देखने को मिलती है, और यही वाहन दुश्मन के टैंक और सैनिकों के खिलाफ काफ़ी प्रभावी माने जाते हैं। मोबिलिटी की बात करें तो इसमें हाई पावर इंजन, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, बेहतर पावर टू वेट रेशियो देखने को मिलता है, जिससे स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। कठिन रास्तों पर पार करने की क्षमता इसमें है। ट्रैक्ड और व्हील्ड दोनों वेरिएंट इसमें हमें देखने को मिलते हैं, जो कि हर टेरेन में काफ़ी उपयोगी है। प्रोटेक्शन की बात करें तो स्टेनैग लेवल 4 और लेवल 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। मॉडुलर ब्लास्ट और बैलिस्टिक प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, यानी कि गोलियों, विस्फोट और माइंस से उच्च स्तर की सुरक्षा यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसमें हमें एम्फीबियस कैपेबिलिटी देखने को मिलती है, यानी पानी में चल सकता है। हाइड्रोजेट सिस्टम देखने को मिलता है, जिससे ये नदी और जल बाधाओं को आसानी से पार कर सकता है। और आपको पता ही है कि युद्ध में मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा इससे बढ़ेगी। ये मल्टी रोल कैपेबल भी हैं। बेस डिज़ाइन ऐसा है कि इससे कई भूमिकाओं में बदला जा सकता है। ये इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल की भूमिका निभा सकती है, रिकॉनेसेंस व्हीकल बन सकती है और सपोर्ट व्हीकल की भूमिका भी निभा सकती है। इसका लक्ष्य इस समय ये है कि कम्प्लीटली भारत को जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है उससे मुक्त किया जाए, और ये तकरीबन 65% इंडिजिनस कंटेंट के साथ है। और लक्ष्य ये है कि 90% तक जो इंडिजिनस कंटेंट है उस लेवल को बढ़ाना। इससे भारत आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता मजबूत करना चाहता है। इंडस्ट्री पार्टनर्स की बात करें तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, भारत फोर्ज लिमिटेड और कई जो एमएसएमईज हैं उनका योगदान भी यहाँ पर है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।